वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ काशी आईएएस। आप सारे लोग जानते हैं कि 11 जेपीएससी की रिजल्ट का प्रकाशन ये जो है झारखंड लोक सेवा आयोग ने कर दिया है और इनमें टोटल 342 अभ्यर्थियों के चयन हुए। इन 342 अभ्यर्थियों में से लगभग 41 अभ्यर्थियों ने काशी आईएएस में अपने साक्षात्कार दिए थे। इन 41 छात्रों में से अंततः 18 छात्रों का यहां से अंतिम रूप से चयन हुआ। उन 18 छात्रों में से एक हमारे बीच जो आज मौजूद हैं वो है 17th रैंक लाने वाले डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने वाले गुलाम रजा जी। हम सारे लोग गुलाम रजा जी को तहे दिल से यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुलाम रजा जी ने अपनी सफलता को किस प्रकार प्राप्त किया, उनकी सफलता के पीछे की रहस्य क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं गुलाम रजा की सफलता की कहानी, गुलाम रजा की जुबानी, उन्हीं के शब्दों में। गुलाम जी आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और बताइए छात्रों को कि कैसे आपने इस सफलता को प्राप्त किया। Hello everyone, hope you are all good. मेरा नाम सर बताएं कि गुलाम अहमद रजा है। मेरा इस बार जेपीएससी 11 to 13 में रैंक आया है 70। हम आज यहाँ पे आए हैं जिसमें मेरे सफलता के पीछे सर का बहुत बड़ा योगदान है। कंटिन्यू हम यहाँ पे 4 साल से लगभग 2021 से हम जब वो 7th और 10th जेपीएससी के प्री के बाद हम यहाँ पे मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू किए थे देने के लिए, और अंततः अभी जो रिजल्ट आया है उसके भी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम हमेशा से यहाँ पे टेस्ट दिए। तो एक बताते हैं आप लोगों को इस संस्थान के बारे में कि जब हम फर्स्ट टाइम टेस्ट दिए थे तो यहाँ पे मेरा 200 में मार्क्स आया था 39। इतना हम वीक थे लिखने में। और जब हम लास्ट टेस्ट लिखे हैं तो मेरा मार्क्स था आउट ऑफ 200 148। तो 39 से लेकर जो 148 का जर्नी पहुँचने में जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो गुरुजी हमारे, कि हमेशा से हम इनका आभारी रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, क्योंकि हम कॉमर्स के बैकग्राउंड कॉमर्स से आए थे। जेवियर्स में आईकॉम हम पढ़े, बीकॉम पढ़े, एमकॉम किए, तो हमको बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो कोई था नहीं कुछ। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम प्री पास करने के बाद यहाँ पे आए तो मेरा मार्क्स आया 39 200। और फिर उसके बाद निरंतर सर हमारा बहुत मतलब सहयोग किए हैं। अकेले बैठा के आधा घंटा 1 घंटा हर टेस्ट के बाद समझाते थे कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो उन्हीं का नतीजा है कि आज इनके संस्थान से शायद सर 17 रैंक मेरा ही ऊपर है। सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो मेरा ही है। तो हम सर को बहुत बहुत का आभारी है हमेशा से ही। और आप लोग भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ हम ही बोले। इसको एक इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं। आप भी बोले, कुछ पूछे, हम भी बताएं। तो लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, वो इसका सबसे बड़ा जो समस्या है ना वो है समय। समय बोलेंगे तो सब सोचेंगे कि जेपीएससी 5 साल में होता है, 6 साल में होता है। वो समय नहीं। समय कि आप टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं। जैसे होता क्या है कि झारखंड का जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो है, जैसे सीजीएल आ गया तो सारे छात्र उधर चले गए, कुछ और आ गया तो वहाँ चले गए, जेपीएससी छोड़ देते हैं। और मेरा मेरा क्या था कि हम ना जेएसएससी का फॉर्म भरे थे, मतलब फॉर्म तो भर दिए थे, कोई एग्जाम नहीं दिए। म्यूनसिपल जो भी फॉर्म आया था, अपना भी कैटेगरी का जो फॉर्म आया कॉमर्स वाला, कोई फॉर्म नहीं दिए हैं, कोई मतलब भरे नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं। एकदम इंटैक्ट थे कि जेपीएससी में ही रहना है, इसी को करना है, आज हो कल हो, वो ये नहीं था। तो हम आप लोग से बस यही करें बोलेंगे कि ईमानदारी से एक चीज पे लगे रहिए। ये नहीं कि टाइम ज्यादा लग रहा है, एग्जाम हो नहीं रहा है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, वो से घबराइएगा नहीं। और एक ही चीज पर करना है, क्योंकि आप इधर उधर जाएंगे ना तो फिर आप जैसे सीजीएल किए हैं वहां पे आपको टिक मारना है, टिकने वाला में फिर जेपीएससी आ जाता है, प्री तो आप पास कर जाएंगे। अब मेंस में इतना एकदम स्ट्रिक्ट कंपटीशन हो गया है कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, कि लोग यूपीएससी वाले आ रहे हैं जो दिल्ली से तैयारी करके आ रहे हैं, इधर उधर से तैयारी करके आ रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट रहिए एक ही चीज पे, और सिलेबस को अच्छे से करना है, देखना है, और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। क्योंकि सर का इवेल्युएशन तो हम हमेशा से बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इवेल्युएशन है रांची में, इनसे बेहतर तो इवेल्युएशन हम नहीं देखेंगे किसी। और पिछले बार क्या था कि हम टेस्ट लगाए थे लेकिन उतना मात्रा में नहीं लगाए थे। इस बार हम लगभग 100 से ज़्यादा मेंस का टेस्ट दिए थे। तो
उसका भी परिणाम है कि हम आप लोग के समक्ष खड़े हैं। सर भी इंटरव्यू हाँ, इंटरव्यू मतलब मॉक भी यहाँ पे आके दिए, लगभग 2 या 3 मॉक दिए थे। फर्स्ट ईयर इंटरव्यू पहुंचे थे भी थे। हाँ, और लास्ट ईयर जो 7th वाला था, मेंस तो निकल गया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि 2-3 फैक्टर था जिसमें हमको काम करना था, क्योंकि पिछले बार मेरा एमसीक्यू 50 से ही था आउट ऑफ 80। इस बार उससे अच्छा, बहुत अच्छा रहा है, तो वो एक चीज़ था। दूसरा ये था कि जो लैंग्वेज वाला था कि हम ये नहीं बोलेंगे कि आप नागपुरी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो नागपुरी मत लीजिए, या आते हैं तभी ये नहीं बोलेंगे कि नागपुरी लीजिए। हम चाहते हैं कि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं ना, और जिस चीज़ से सिलेक्शन हो रहा है, आप उस पर थोड़ा अच्छे से कर लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि भाषा के खिलाफ बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कि आप डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि नागपुरी नहीं लेना है या खोटा नहीं लेना है। तो नहीं, आप रेशियो देख लीजिए निकाल के कि सिलेक्शन किससे हो रहा है। तो लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। होता क्या है कि 100 लोग में 80 लोग अगर कोई एक भाषा ले रहा है, ऑब्वियस है कि रेशियो ज़्यादा है, सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा भाषा को कम ले रहा है, तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे झारखंड में। तो उस पर थोड़ा सा देखिएगा। और बाकी जो कुछ भी है, हाँ एक चीज़ और है, क्यूआईक्यू पे ध्यान देना है ज़्यादा। लोग क्या करते हैं कि पिछले बार पूछा है, इस बार नहीं पूछेगा, छोड़ देते हैं। जेपीएससी कर क्या रहा है कि बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन पूछ दे रहा है। पिछले 3-4 बार से सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन पूछ रहा है, नेचुरल वेजिटेशन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। वो छोड़ना नहीं है, उसको क्यूआईक्यू को अच्छे से देखना है। और एक ही चीज़ है इसका, देखिए प्री सबका हो जाएगा। एक कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ लीजिएगा झारखंड का, नॉर्मल भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पता है आपको, तो प्री हो जाएगा। दिक्कत आएगा मेंस में। तो मेंस के लिए कोई कुछ इलाज नहीं है, रामबाण इलाज एक ही है कि आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है। कम से कम एक एक पेपर का 20-25 टेस्ट लिख के जाइए, 100 टेस्ट के आसपास कंप्लीट कीजिए, आपका मेंस हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है ना कि रट के तो पीटी पास कर लेगा, मेंस क्या करेगा। 3 घंटा हाथ नहीं चलता है। हम कितना लोगों को देखे हैं सेंटर पे, रोने जैसा कंडीशन है उसका, रो रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, रुक गया है। तो वैसा नहीं करना है। 3 घंटे आपको इतना अपने आप को हैबिचुएट कर लेना है कि अगर आप 3 घंटे वहां पे बैठे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। बस आपका पेन चलना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए बस, और कुछ नहीं सोचना है। बस 3 घंटा लिखने का ये कर लीजिए कि अगर कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, 15 साल से तैयारी कर रहा है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उससे आप लोग को एकदम नहीं घबराना है। होता क्या है कि आपके आसपास में ही लाइब्रेरी जाते होंगे, शायद दिख जाता होगा कि बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, 5 बार मेंस निकाला है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, 3 बार ये किया है, कुछ वो सब एकदम नहीं सोचना। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम अपना ईमानदारी से 3 घंटा जाना है एग्जाम देने के लिए, और वो 3 घंटा जो सवाल पूछा है उसको लिख के आ जाना है। आपका काम वहीं पे हो जाएगा, 50% काम वहीं हो गया, क्योंकि लोग वही नहीं कर पा रहा है। और हम वही बोलेंगे कि आप कोचिंग कर रहे हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोचिंग के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो टेस्ट सीरीज है। आप एक भी टेस्ट सीरीज मत छोड़िए, भले ही आपको 10 नंबर आए, 15 आए, 20 आए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इस संस्थान के बारे में जानते भी नहीं थे, कि हम एकदम गांव से आए थे उठ के, तो पता नहीं था कि कुछ होता है। तो एक मेरा दोस्त है, वो हमको इसके बारे में बताया कि वहाँ पे टेस्ट सीरीज होता है, वो ला के मेरा एडमिशन करवाया यहाँ पे। और उसका भी, उस दोस्त का भी हम बहुत बहुत आभारी है कि एक सही जगह पे वो लेके आया, जो कि आज हो गया है सब कुछ। तो उसका भी हम थैंक्स ऐसा से करते आए हैं और करते भी रहेंगे आगे। और बाकी अगर आप लोग के कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं कुछ। हाँ, एक चीज़ ये भी मायने रखता है, जैसे कोई आपके सामने दिख रहा होगा कि बहुत पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़ रहा है, 18 घंटा पढ़ जा रहा है, कोई कोई तो मोमबत्ती के नीचे भी पढ़ता है, वो लाइट सिग्नल के नीचे भी पढ़ता है। तो ये सब बातें नहीं सुनना है। आपको ईमानदारी से 7-8 घंटे हर दिन देना है। 4 सब्जेक्ट होता है ना, 4 पेपर है, कुछ नहीं करना है। आप 2-2 घंटे निकाल दीजिए सारे पेपर्स के लिए, और 1.5-2 घंटे वो जो आप नागपुरी ले या खोटा ले लैंग्वेज पेपर के लिए, बस आपको इतना ही करना है। मतलब 7-8 घंटे पढ़ना है दिन भर में। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, जो अच्छा नहीं है उसको एक्स्ट्रा कीजिए थोड़ा। 7-8 घंटे इनफ है। और प्रॉपर स्लीप जरूरी है। आप जब तक नहीं सोएंगे ना अच्छे से, 7-8 घंटे एकदम आराम से, देखिए एक चीज करने से यही एक बेनिफिट होता है, आपको पता होता है कि हमको सुबह उठ के करना क्या है। अब आपको एसएससी का भी एग्जाम देना है अगले साल 12 तारीख को, अगले महीने 12 तारीख को, फिर बैंक भी आ जा रहा है, जेपीएससी भी है, तो फिर नहीं होता ना, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग है, सबका डायमेंशन से ना दायरा वो बटा हुआ है कि आपको एमसीक्यू कहीं पे लगाना है, सिर्फ जाके कहीं पे लिखना है, कहीं पे मेंस देना है, कहीं पे इंटरव्यू देना है। तो वो नहीं है, आप प्रॉपर सिलेबस पे इंटैक्ट रहना है एकदम हमेशा से, और सारे पेपर्स को देखना है पर डे। रिवीजन बहुत जरूरी है।
क्लास करते हैं आप लोग, सर तो इतने अच्छा नोट्स दिखाते हैं, क्योंकि हम खुद इनका नोट्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स का भी पढ़े हैं, पॉलिटी का भी पढ़े हैं, पब्लिक का भी पढ़े हैं, और भी नोट्स नहीं था, ये नहीं कि सिर्फ यहीं का पढ़े हैं, मतलब मेरे पास तो बुक्स भी था, लक्ष्मीकांत वगैरह, वो तो सब पढ़ता है, तो वो सब कुछ था ही। तो इनका नोट्स स्टार्टिंग टाइम में मेरा बहुत हेल्प किया है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था कि लिखना कैसे है, क्या सवाल आएगा कैसे, तो सारा इन्हीं का नोट्स की वजह से ये है। हाँ, और दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं। ये नहीं कि हिस्ट्री का 2 ही क्वेश्चन लिखना होता है, 4 सेक्शन आता है, आप 2 तो लिख लेंगे, एमसीक्यू छोड़िए। सर मेरा वही हुआ है, ज्योग्राफी में कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, तो हमको लगा कि मेरा ज्योग्राफी हो जाएगा, 5 सवाल से गलत हो गए एमसीक्यू। लेकिन हिस्ट्री का अच्छा था, 9 या 10 सवाल मेरा सब सही हुआ है, तो एवरेज 15 आ गया, तो ठीक हो गया। ज्योग्राफी लेकिन ऑप्शनल यूपीएससी में, क्योंकि हाँ, स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल नहीं रहता, हाँ, कहने का मेरा मतलब ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो इसलिए हमको लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हम वो गड़बड़ किए थे इस बार ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग जो है ना, वो एक आर्ट है। वो साइंस नहीं है कि आपको कोई सिखा देगा कि रॉकेट साइंस आपको पढ़ा रहा है, ये फ्यूल डालो, ये करो, वो ऐसा नहीं है, आपको खुद से करना होगा, वो आपको कोई करा ही नहीं सकता। जब तक आप खुद से बैठ के लिखना नहीं शुरू करेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं, अभी आपको मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं या जो कभी टेस्ट नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक सवाल लिखे, आप वो भी नहीं हो रहा है तो आधे घंटे लिखिए, 1 घंटे लिखिए, जो कुछ है आप कीजिए तो सही। लेकिन 3 घंटा बैठने का हैबिचुएट कीजिए, वो अब जब तक हैबिट बनाएंगे नहीं ना बैठने का, तब तक तो ये है। फिर आपको लगेगा कि अरे मेरा नहीं आया, मेरा सिर्फ 20 मार्क्स आया है, अगला 130 ला रहा है, हाँ लाएगा वो 130, कोई दिक्कत नहीं, आप 130 तक पहुंचिए तो सही। जब आप प्री पास करेंगे, मेंस वो भी देगा 130 वाला, आप 20 लेकर आ रहे थे, वो भी मेंस देगा। आप क्या करेंगे, मेंस में जाके अच्छा कर देंगे, क्योंकि वो 130 ला रहा है या 140 ला रहा है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं, कोई मैप नहीं है, कोई फिगर नहीं है, डायग्राम नहीं है, कुछ भी, सीधा सीधा लिखा हुआ है, 160 नंबर दे रहा है उसको, बच्चा को तो वहीं वो बर्बाद कर दिया। आप ऐसे उसको हाइप कर दिए हैं, और एग्जाम में वो वैसे लिख के आ गया, तो एग्जामिनर तो आपके जैसा है नहीं। सर का एक और स्टोरी बताते हैं। एक सवाल में हमको सर मात्र 2 नंबर दिए थे, और जब लास्ट हम एक बहुत अच्छा आंसर लिखे थे, तो सर का मैक्सिमम शायद 30 या 32 था। तो वो सब चीजें हैं। और आप लोग ये नहीं कि जैसे कहीं और भी देते होंगे, तो हम नहीं मना करेंगे कि आप लोग मत दीजिए, मेरा है कि बस लिखिए अच्छे से, बाकी अगर और कुछ है तो। और हमेशा से है कि आपका मीडियम क्या रहा, मतलब बहुत लोग जानना चाहते होंगे तो। सर मेरा मीडियम इंग्लिश था, और लैंग्वेज कोटा था। वो डिपेंड करता है इस सवाल पे, जैसे जैसे एक सवाल आया था, टैक्स लिंक इनहेरिटेंस, साइंस का सवाल था, 7th वाले में। अभी वाले में जो हम अभी दिए उसमें, टैक्स लिंक इनहेरिटेंस। कैसे? हाँ वही हाँ, वाला। और एक और सवाल आया था साइंस में, नहीं 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 नहीं, ये साइंस, साइंस का था, बायोलॉजी का सेक्शन बी जो दिया हुआ है। ये भी सवाल जो बेसिक का फेवरेट सवाल। अब आप रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में क्या है ना कि 50 पेज लिख सकते हैं खुद से। अब रिन्यूएबल में दुनिया भर का रिन्यूएबल है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर है, बायोगैस आ गया है, जियो, मतलब कुछ भी, बहुत सारा कुछ है लिखने। टेक्स्ट लिंक इनहेरिटेंस में क्या है ना कि आपको सिर्फ 4-5 ही चीज लिखना है। आप इसमें 20 पेज नहीं लिख सकते हैं, कोई उपाय ही नहीं। वो सवाल डिपेंड करता है कि आपको लिखना कितना है, आप अच्छे से लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और डायग्राम फिगर। हम आपको इसका इंसिडेंट बताते हैं सारा। ये जो था ना, साइंस में तो और करके आता है सवाल, क्या था, सोयल पोल्यूशन। आप बताइए कि सोयल पोल्यूशन रहेगा और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस रहेगा, आप क्या लिखेंगे? सोयल पोल्यूशन 90% लोग, 95% यही किया, हम ये लिखे। हमको पता है कि सब
सोइल पोल्यूशन लिखने वाला है क्योंकि रट के गया है। अब कोई भी एग्जामिनर है तो कॉपी चेक कर रहा है, अब उसको सोइल पोल्यूशन लिख रहा है, वो ऑलरेडी बोर हो चुका है उससे। आप कितना भी अच्छा लिखेंगे ना, अगर जो अच्छा लिखा होगा स्टार्टिंग में उसको तो मार्क्स दे देगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि ग्राफ गिर जाता है नीचे। सेम टाइम में उसको दिखेगा कोई कॉपी में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, तो लगेगा अच्छा। तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है ना वो बहुत मायने रखता है। हिस्ट्री का ये बताते हैं। तो एक सवाल था आईवीसी, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा था 1857, चौथा था बिरसा मुंडा। अब इसमें दो सवाल लिखना है, आप लोग क्या सेलेक्ट करेंगे आइडियली? 1857 तो 99% लोग सर करेगा, लिखेगा। और तीन में एक बताइए। चलिए 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, ये तो मैनेज हो जाएगा। अगर आपको सारा फिगर इन वगैरह पता है, सब कुछ अच्छा है, तो ये तो मैनेज हो जाएगा। ये मैनेज नहीं। 99% लोग, आप जितना कोई भी मेंस दिया आप जाके पूछ लीजिए, सब के सब 1857 लिखा है। हम क्या लिखे हैं? ये और ये। अब बताते हैं बिरसा मुंडा वाला स्टोरी। बिरसा मुंडा में सवाल में क्या आया है कि किसी के पास सवाल है, पढ़ सकते हैं? क्यों है तो एक बार देख लीजिए ना। देखिए यही तो आप लोग गलती करते हैं। आप लोग के पास पिछले 4-5 जेपीएससी का जब भी हुआ है ना, आपको प्रॉपर प्रिंट आउट में क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पीवाईक्यू ढूंढना पड़ रहा है, इसका ये मतलब है कि आप थोड़ा सा कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो आप पढ़िए ना एक बार सवाल, या फोन ला दीजिए। प्रेजेंट, हाँ वही फोन, फोन दे दीजिए ना। स्टैंडर्ड का है 11 to 13 का। थैंक यू। ये सवाल पूछा है, द ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय द बिरसा मुंडा एक्सप्रेस द एनेक्सिटीज ऑफ द पेजेंट्स इन द रिलीजियस आइडियम्स, कमेंट। कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों के चिंताएं धार्मिक मुहावरों में अभिव्यक्ति हो रही थी, चर्चा करें। ये सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करते हैं। अब ये सवाल है नहीं कि बिरसा मुंडा के बारे में पूछ रहा है, बहुत सारा हम जो देखे कि झारखंड का सवाल लिखना है, झारखंड का सवाल लिखना है, ठीक है, क्या लिखा है बताओ? नहीं, बिरसा मुंडा का जन्म यहाँ हुआ था, ये वो सब लिख के पूरा उसका गया मुंडा सब कुछ भर दिया। अब है ही नहीं वो सवाल पूछने का, वो पूछ कुछ और रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन जैसे ये बिरसा मुंडा वाला सवाल था, तो हम तो ये किए थे और अलाउद्दीन खिलजी किए। डिमांड को समझना पड़ेगा। हाँ, वो क्वेश्चन का डिमांड को समझना है, ये नहीं कि सेम एग्जैक्टली वही गलती हुआ था मेरा 7 जेपीएससी में। सर बोले कि चारों कर लो, चारों सेक्शन अच्छे से पढ़ लो। हम बोले कि सर 2 ही लिखना है, 2 ही पढ़े। प्लस के देना। 7th में हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में सवाल आया था, एक आईवीसी का था, दूसरा शेरशाह सूरी, मोहम्मद तुगलक था, एमबीटी नहीं शेरशाह सूरी बेटी था तुगलक, मोहम्मद तुगलक का टोकन करेंसी था। वो शेरशाह सूरी है। हाँ। तीसरा था महात्मा गांधी का रोल इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और चौथा था बिरसा मुंडा कैसे ताना भगत से आगे बिरसा मुंडा रिवोल्ट जाके कैसे ताना, मतलब ये था कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट था ना वो मॉडरेट में कैसे जाके बदल गया, उसी टाइप का ये सवाल था। अब क्या हुआ कि हम सिर्फ ये पढ़ के गए हैं, मतलब एंशिएंट किए हुए हैं और झारखंड किए हुए हैं। अब जब आईबीसी देखे तो हमको लगा ये तो सब लिखेगा, फिर आईबीसी छोड़ दिए। अब ये मेरा 2 सेक्शन किया ही हुआ नहीं, तो अब हम क्या करते उस टाइम?
तो बिरसा मुंडा वाला सवाल तो लिख दिए। अब ये दोनों में हम शेरशाह सूरी के बारे में जानने रहे हैं अच्छे से कि 40 नंबर का लिखेंगे क्या। तो लास्ट में महात्मा गांधी का रोल लिखो फिर। तो फिर 1901 से शुरू किए, तब 1901 में वो जब आए थे, वहां से लेकर उनका डेथ तक 1948 तक वो जितना जो काम किए थे सब लिख दिए। फिर किसी मूवमेंट से तो पूछा नहीं था वो। एग्जैक्टली कुछ तो था नहीं, वो सिग्निफिकेंस पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछा है महात्मा गांधी का, अब वो हम लिखे ही नहीं। जब सब कुछ लिख के भर दिए तब लास्ट में हमको उसका वो क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस याद आया। तब हम उसमें लास्ट का 3 पॉइंट लिख रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ा है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो ये हुआ है, वो हुआ है। वो सवाल था शुरुआत के लिखने का, अब हम उसको लिख रहे हैं लास्ट में। तो ये गलती नहीं करना है, सवाल अच्छे से चुनना है एकदम। देखिए बहुत कोई को क्या देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन मिला बिना कुछ सोचे लिखना शुरू, एकदम नहीं करना है। 5 मिनट का आप लोगों को क्या करना है, कोई भी सवाल का जो है ना उसी पेज में या कोई दूसरे पेज में ब्रेन मैपिंग करना है प्रॉपर, कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। कर लेंगे। वो सारा कुछ क्या है ना कि आप अगर 5 पॉइंट में ऐसे 2-2 3-3 पॉइंट अगर बना के लिख लिए ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसे आप लिख रहे हैं द बिरसा मुंडा रिवोल्ट इज स्टार्टेड, फिर वो हो गया फॉर्मेट पहले से। आपको 180 मिनट्स है आपके पास, 4 सवाल है, तो मान के चलिए कि 20 मिनट अगर एमसीक्यू में भी आप ले रहे हैं तब भी आपको 40 मिनट्स मिल रहा है एक सवाल पे। 40 मिनट आप कंटिन्यू लिख ही नहीं सकते, तो लिखने के लिए आपको 5 मिनट इस सवाल पे देना ही। जब तक आप ब्रेन मैपिंग कीजिएगा नहीं ना किसी भी सवाल में, आप रिन्यूएबल एनर्जी लिख रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी लिखे आप, तो उसमें आप एक काम कीजिए कि फॉर्मेट ये बना लीजिए कि हाँ सोलर एनर्जी होता है, विंड होता है, बायोगैस अभी आ रहा है, हाइड्रोजन अभी जो हो रहा है, सब कुछ ये आप 4-5 चीज लिख लिए, इसका कहाँ कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, छोटा छोटा मैप बना के उसको ये कर लिए। तो उसमें क्या होगा कि जब आप लिखेंगे ना तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, प्रॉपर आंसर आप लिख लेंगे एक साथ, सोचने की जरूरत नहीं। तो ये एक चीज है, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, उसको हमेशा से ध्यान रखिएगा। और हाँ देखिए जब रिवोल्ट जो हुआ ना 18 मान के चलिए 95 से लेके 1899 तक ये हुआ, इनका डेथ के बाद तो रिवोल्ट चला गया दमन पे। तो ये जो 99 जो है ना ये बहुत मायने रखता है इनके डेथ के बाद। जैसे होता क्या है कि 1902 में खूटी और गुमला शायद सब डिवीजन बनता है, अनुमंडल बनता है, जो भी हो। तो ये इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या हुआ है, ठीक तो रहा है ना। इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि आखिर ये क्या इसका मायने है इस रिवोल्ट का। पहला जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये जो रिवोल्ट हुआ था ना उसका अगर आप काउजेज देखिएगा तो लैंड एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है, लैंड इशू था। तो रिवोल्ट जब खत्म हुआ तो सरकार को आया कि इतना आखिर जो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे तो क्यों आखिर इतना ये रिवोल्ट बहुत ज्यादा व्यापक रूप में फैल गया, तुरंत मार काट पे लोग आ गए, उतारू हो गए। तो लैंड का इशू था, तो लैंड का जब इशू था उसको सरकार जब देखा तो वो किया कि 1903 में सर्वे करवाया, ठीक है, सर्वे करवाया। इसी का एक्सटेंशन है 1908 सीएनटी एक्ट लगा। अब सीएनटी एक्ट उसमें इंक्लूड किए होंगे ये हमको नहीं पता है, हम क्या इंक्लूड किए हैं क्योंकि ये मुंडारी फुटकट्टीदार व्यवस्था के था। मुंडारी फुटकट्टीदार क्योंकि वो मुंडारी बोर्ड था तो वो बेसिकली खूंटी वाला रीजन पे था। तो सीएनटी एक्ट तो आप अगर लिख भी दिए होंगे लेकिन आपको यहाँ पे इंक्लूड करना था सेक्शन 240 ऑफ सीएनटी, इसमें मुंडारी फुटकट्टीदार का लैंड का ट्रांसफर को रोकता है ये हो गया सारा कुछ। तो आपको आंसर को ऐसे फ्रेम करना है, जब तक आप नहीं करेंगे। ये भी सर्वे क्यों हुआ था, ये हुआ था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो थे यहाँ से मूव कर गए थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सब ईस्टर्न स्टेट के चले गए असम की तरफ, और जब लौट के आए तो देखे उनका लैंड यहाँ पे नहीं, तब जाके सीज ऑर्डर दिया गया कि अब इनका लैंड नहीं है, तो फिर गया कहाँ इनका लैंड, तब जाके सर्वे की ऑर्डर दी गई। के बाद जो बहुत बड़ा एरिया हो गया था वो मैनेज नहीं करना पड़ रहा था, तो फिर क्या किया कि खूंटी को गुमला को सब डिवीजन बनाया अलग करके,
और अब जब आप कंटेम्प्रेरी पीरियड में इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो देखिए, जो सवाल पूछा है उसको आपको आप 40 नंबर का लिखना है, कुछ तो एक्स्ट्रा इंक्लूड कीजिएगा ना। तो एक तो ये लैंड वाला था कहानी, जंगल का इशू है। फिर तो जंगल का इशू के लिए ये लोग जो अपना राइट्स मांग रहा था उसके लिए क्या किया, FRA 2006, आप एक पॉइंट ये इंक्लूड कर दिए। तो आपको हाँ, तो कनेक्ट तो आपको करना पड़ेगा ना कि अगर काउजेस हुआ है, क्या काउजेस है, जल है, जंगल है, जमीन है। अब जंगल आप है लड़ रहे हैं उसके लिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो आप तो इंक्लूड कीजिएगा ना कुछ की सिग्निफिकेंस ऑफ द बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि जंगल को बचाने के लिए अभी सरकार FRA 2006 लाया है। अगर आपको ये पता है FRA तो ठीक है, नहीं पता है तो आप 1926 या 27 में भी FRA आया था, फॉरेस्ट एक्ट, वो ब्रिटिशर्स के टाइम में। फिर 1980 में भी आया है, 1996 में भी आया है। तो वो सब बैकग्राउंड पे नहीं जाना है। ये आदिवासियों के लिए जो ट्राइबल्स लैंड जो जंगल के लिए है, FRA बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे इन लोगों को राइट्स मिला है, सब्सिस्टेंस का राइट मिला है, आपको जमीन का मिला है। ठीक है, फिर अगर आप उसके और पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो पेशा लागू हुआ है। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स में क्या है कि जैसे इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो उन लोग क्या बोल रहा था कि हमको अपना ऑटोनॉमी चाहिए, ऑटोनॉमी ही चाहिए ना। मेन तो लड़ाई अस्तित्व का था कि हमको अपना स्वतंत्र राज्य बनाना है, स्वतंत्र सब कुछ करना है। तो अब ये ऑटोनॉमी के लिए भारत सरकार क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि झारखंड के अगर संदर्भ में देखेंगे तो पेशा मतलब भारत में पेशा लगा 1996 में। अब आप पेशा तो लिख दिए, आप ये लिख दीजिए थोड़ा सा कि भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेशा लाया गया है। फिर आप आर्टिकल 243 ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल 243T ऐड कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन है पंचायती राज में, ये रिजर्वेशन है म्युनिसिपैलिटीज में। ठीक है, तो महिलाओं का भी इसमें क्या इंपावरमेंट हो रहा है, प्लस में ST। अब ये इसका दिखा दीजिए कि 50% जहाँ पे ये है सारा कुछ। तो आंसर को फ्रेम करना है पहले, ये नहीं कि एकदम देखे और पूरा शुरू हो गया लिखना, फिर आप 1 पेज 1.5 पेज तो लिख लेंगे, उसके बाद मेरे साथ यही हुआ है पिछले बार, फिर कुछ मिल ही नहीं रहा था लिखने के लिए। तो हम पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ, हम अब 1-2 दिन तो लगता ही है कि हो जाता तो अच्छा होता, नहीं हुआ, उदास नहीं हुए। नहीं होने का रीजन ये था कि हमको पता था कि हम गलती क्या की। अब MCQ किसी का 70 सही हो रहा है और मेरा MCQ 50 सही हुआ है, हम तो 40 नंबर यहीं पे कम हो गए। नागपुरी में मेरा 60 नंबर 62 नंबर आया है, किसी का 120 आ रहा है कोई सब्जेक्ट में। तो हम तो 60 नंबर यहाँ, 40 नंबर यहाँ, 100 नंबर यहीं खत्म हो गया मेरा। हम कहा कैसे सिलेक्शन हो रहा है। फिर भी मेरा 5-7 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस इसलिए कि GS के वजह से। GS में मेरा लगभग 500 मार्क्स थे पिछले बार। तो आंसर को अच्छे से कनेक्ट करके आप सीधा सीधी नहीं लिख सकते हैं, कनेक्ट कीजिए अच्छे से कि आखिर आंसर बोल क्या रहा है, सवाल बोल क्या रहा है, आंसर आपको लिखना कैसे है। क्योंकि आप एक डायमेंशन पे लिखेंगे ना, खत्म हो जाएगा तुरंत। इससे पहले क्वेश्चन को समझना। ये जो बिरसा मुंडा वाला था, आप उसमें सिग्निफिकेंस में एक चीज और जोड़ सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट वाला बताया ना, PPA जोड़ सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बचाने के लिए। एफोरेस्टेशन प्रोग्राम जोड़ सकते हैं कि जितना हास हुआ है उसको ये करने के लिए सरकार ये सब कर रहा है। तो आप देखिए ये सब कुछ भी लिखिएगा गलती नहीं होने वाला, आप कुछ भी लिखिए, सिग्निफिकेंस है ना उसका जंगल का। अब सरकार जो कदम उठाया है लिखिए कि गवर्नमेंट हाँ ये किया है। तो ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। और कोई कुछ जैसे JPSC में का सेक्शन A में 7वां या 8वां टॉपिक क्या है, चोला है ना। अब बताइए कि चोला से सवाल आ गया, कुछ भी पूछा है, चोला आर्किटेक्चर हो, चोला कुछ, तो चोला के बारे में तो आप लिखेंगे, तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या लेंगे बताइए। वही लिखिएगा ना कि चोला एक भारत का साउथ इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण ये है, उसका इतना बड़ा ये था सब कुछ, इसका महत्वपूर्ण राजा ये है, उसका टाइम पीरियड, ये सब लिखेंगे। आप हमसे पूछेंगे कि हम क्या शुरू करते, हम शुरू करते सिंगोल से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द न्यू पार्लियामेंट inaugurated Singol, which shows the transfer of power from
एक से दूसरे में जो होता है। तो आप देखिए, ये जो सर है ना, तो आप अच्छे से लिखिए और जूता अच्छे होना चाहिए। में आप कुछ भी लिखिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत मायने रखता है। कोई भी जैसे गुप्ता चाहिए कि गुप्ता में क्या लिखेंगे, ये छोड़िए ना, आप खुद से बोलिए, कोई एक टॉपिक बताइए, कोई भी एक टॉपिक बोलिए जेपीएससी का पूरा सिलेबस में कोई भी। चलिए कुषाण लिखे, कुषाण का इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? तो वही कि उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, यही सब। तो आपको वो तो सब लिखेगा ना, आपको कुछ तो अलग करना होगा ना, तब तो वो आपका कॉपी को अच्छे से पढ़ेगा। तो वो चीज ध्यान में रखिएगा कि इंट्रोडक्शन मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा, वेरी करता है। देखिए क्वेश्चन पे वेरी करता है ना, आप जब एक बार ओवरऑल पढ़ लेंगे ना, और करंट अफेयर्स पे हमेशा एकदम रखिएगा कि ये सिंगोल वाला है, तो सिंगोल वाला तो करंट अफेयर्स है, वो हमको याद आ गया इसलिए हम बोल दिए कि सिंगोल के लिए है। वैसे ही गुप्ता में है, गुप्ता का पूछ दिया सवाल, तो बताइए कि इंट्रोडक्शन में लिखिए कि नालंदा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, क्योंकि नालंदा तो गुप्ता का ही है, कुमार गुप्त का वही ना बनाया था, उसका बता दीजिए कि सिग्निफिकेंस। हाँ तो आप कंक्लूजन कुछ तो लिख रहे हैं ना, वही है कि। और देखिए सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है ना, कि आप उसको पॉलिटी से कनेक्ट कर दीजिए या हिस्ट्री से, बहुत पुराना टाइम से, एंशियंट से। पॉलिटी से कनेक्ट कीजिएगा ना, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको आर्टिकल थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, और उसको अगला को लग जाता है कि हाँ इसको कुछ आता है। और सेंगोल से, जैसे चोला आया, सेंगोल से कनेक्ट किए, शुरुआत किए, तो उसको लग रहा है कि हाँ इसको करंट अफेयर थोड़ा मोड़ा आता है, इसको पता है, तो बेबी मतलब वो इस चीज से जुड़ा हुआ है। अब वही दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसका शासनकाल ये इतना साल में रहा है, तो वो तो एवरेज हो गया ना फिर, क्योंकि लगभग 7,000 लोग हम लोग मेंस दिए थे, पास किए हैं 864। तब आप परसेंटेज निकालिएगा तो कितना होगा, तब 10% से भी है। अब आप 90% में रहना चाहते हैं कि इसमें आना चाहते हैं, तो अब इसमें आना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हम पिछले बार क्या किए थे ना कि हुआ ये था कि जेपीएससी, क्योंकि हमको जहां तक लगता है कि थोड़ा सा इसमें ये है, क्योंकि बोला गया है कि 100 का ये रहेगा, 100 का ये रहेगा, इन 2 बार से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसमें 20 रहेगा एमसीक्यू, भी 20 का रहेगा। 10 एमसीक्यू, नहीं 20 मार्क्स, मार्क्स बोल रहे हैं, मार्क्स 10 एमसीक्यू रहेगा, 20 मार्क्स का, दोनों में 10 एमसीक्यू। अब ये फॉर्मेट क्या बोलता है कि आप या तो 2 सवाल इधर से 2 सवाल इधर से, यही करना है ना, क्योंकि सवाल 4 पूछना था। अब ये क्या कर रहा है जेपीएससी पिछले 2 बार से, तो अब देखिए स्किप करना रिस्क तो है, बहुत भारी रिस्क है। पहला बात है स्किप करेंगे अगर पवेड को, पवेड हार्ड लग रहा है थोड़ा, बहुत सारा उसमें थिंकर्स है, यूज दिया हुआ है, तो क्या होगा कि जो जो 10 एमसीक्यू है ना, ये सही नहीं होगा। तो इसमें क्या कीजिए ना आप लोग कि पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम मतलब कहीं से भी आए कुछ भी तो छूटना नहीं चाहिए, वैसा वाला। तो मेरा इस बार का रेशियो था 3:1, 3 पॉलिटी में। फॉलो कर ले। हाँ तो सही है। हाँ, इसीलिए जैसे क्या होता है कि पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और पवेड को भी नहीं छोड़ना। मान के चलिए उसका रूल जो है, पिछले बार रूल आ गया, रूल में आ गया, तो अब वही चीज तो क्या नीचे क्या है? हाँ वही बोल उसका रूल है 2 आपको पॉलिटी से 2 पवेड से, पवेड पिछले 2 बार से जेपीएससी गलती कर रही है, किसी ने उसको ध्यान नहीं दिला है। इस सिलेबस में लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से अटेम्प्ट करना है, 2 पवेड से। अब आप सुनिए कि किसी का पॉलिटी क्या है कि स्टार्टिंग से पढ़ा है, एमए किया है, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, पीएचडी भी कर रहा होगा, मैं भी, कौन जान रहा है, अच्छे से है, वो 4 सवाल पॉलिटी लिख के आ गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा वो 4 सवाल लिख देगा, वो तो मतलब ये है ना। तो रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, अच्छे से पढ़ना है दोनों को। अगर इसी फॉर्मेट में आएगा फिर से, तो क्या कीजिएगा कि आपका जो टॉप बेस्ट रहेगा ना 4,
को लिखिए बस। मेरा क्या था कि अभी हम देखा जाए तो ये लास्ट वाला जो फोर्थ वाला जो सवाल है ना, जो हम पवेड का लिखे थे, वो भी रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोलिशन गवर्नमेंट था। बेसिकली नथिंग बट पॉलिटी है वो। पांचवा सवाल आप देखेंगे तो वो कुछ नहीं है, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ऐसा कुछ था कोलिशन गवर्नमेंट में, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी फुल बहुमत के साथ आई थी। इस बार क्या हुआ कि एक दो पार्टी के साथ वो आई थी, तो उसी पे था। ये ऐसा नहीं पूछना है, सोचना है कि जेपीएससी बहुत आउटडेटेड हो गया है या पुराना सवाल पूछ रहा है, वैसा नहीं है। इसी लिटरली इस बार बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिरसा मुंडा वाला सवाल देख लीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर वाला सवाल देख लीजिए। जैसे कोई भी, जैसे फंडामेंटल राइट ही है समझिए, फंडामेंटल राइट का सवाल है। तो अभी क्या आया था, राइट टू प्राइवेसी कहीं पे पूछा है ना। एक कोई एग्जाम हम देख रहे थे मेंस का सवाल, उसमें राइट टू प्राइवेसी पूछा है। तो राइट टू प्राइवेसी में आप पुट्टू स्वामी केस कर सकते हैं, स्टार्टिंग वही है ना सर, राइट टू प्राइवेसी पुट्टू स्वामी केस से आप शुरुआत कर लीजिए। और केस स्टडीज पे ध्यान दीजिएगा। जैसे पॉलिटी लिखने में क्या होता है ना कि हम लोग सीधा सीधे लिखने लगते हैं कि फंडामेंटल राइट पूछा है तो आर्टिकल 12-13 से शुरू किए एकदम 35 तक पहुंचा दिए, 13, 14, 15 सब लिखे जा रहे हैं। वैसा नहीं करना है। जैसे आर्टिकल 21 लिख रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी भी आता है, तो उसमें केस स्टडीज डाल दीजिए पुट्टू स्वामी केस का। और बहुत सारा के जैसे आर्टिकल 15-16 तो हमेशा से ही ये रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का है, तो केशवानंद भारती केस ऐड कर दीजिए उसमें। तो आप लोगों को क्या है ना कि आंसर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है अलग से। 90% में आइएगा तो मेंस तो अगर गलती से हो भी गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कि आप 2.5 में नहीं आ रहे हैं, अगला बहुत अच्छे से लिख के आया है। तो आपको 10% में रहिएगा ना हमेशा से, आप हमेशा से ही रहिएगा ऊपर में। याद तो नहीं है, लेकिन हम लिखे थे, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 24 यहाँ से शुरू किए थे, आर्टिकल 74, और उसके नेक्स्ट ये पे आर्टिकल 75, वेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और एड एंड एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा कुछ था। मतलब एग्जैक्टली अब याद तो रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा क्या होता है कि हम एक ही सवाल को चार बार लिखेंगे तो 4 बार अलग अलग लिखते हैं। दिक्कत मेरे साथ ये है, वो रटा हुआ है नहीं कुछ कि हम रट के सीरीज वाइज लिख रहे हैं। तो वही, हाँ यही था शायद 74 ही था कि हमें स्टार्टिंग वही किए थे। क्योंकि देखिए अब जैसे कैग वाला सवाल, तो कैग पूछा है ना सर इस बार, कैग पूछा था। तो अब कैग में दो चीज था इंट्रोडक्शन के लिए, पहला आर्टिकल 148 और दूसरा कैग चेंज हुआ था, इस चंद्र मूर्ति जो भी था, नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। हाँ पहले का था चेंज हुआ था, तो वैसा कुछ चेंज होने के लिए कुछ हो रहा था, ठीक है। तो हम शायद आर्टिकल 148 से शुरू किए थे, और अगर चेंज हुआ होगा उस टाइम तो मे बी हम कंक्लूजन ये से किया। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, कि आप लिख कैसे रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट पूछा था, तो वो उसका आप 2024 में हुआ था ना, 1857 से 2024 को ये कीजिए ना, कितना साल हो रहा है। वो शायद कुछ उसके पे था, कुछ में भी शायद कहीं पे प्रोग्राम या फंक्शन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, उससे था सवाल। ये नहीं कि 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नहीं था। वो कहीं ना कुछ होता है कनेक्ट इधर उधर से, ध्यान में रखिए। 1 और 2 लिखा था, फिजिकल ज्योग्राफी लिखा। पिछले बार हम वही गलती किए थे। हाँ जैसे लास्ट टाइम ज्योग्राफी में हम क्या किए थे कि सेक्शन 4 सेक्शन होता है ना, बी और डी, ये दोनों स्किप कर दिए। कैलेंडर ये हुआ, इंडियन फिजिकल हो गया, डी झारखंड हो गया। हाँ अब इसमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा था, जो कि इस बार भी पूछा है सेक्शन ए में। अब हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन, हम सरकार नोट टेस्ट सीरीज में लिखे भी थे, हमको सारा मैप इंडिया का फिगर, उसका वो बेंडिंग वेंडिंग सब कुछ पता था अच्छे से। लेकिन हम 20 पढ़ के गए थे, तो मेरा एकदम ऐसे मेकअप था कि हमको बी लिखना है,
बी में वेजिटेशन पूछा था, नेचुरल वेजिटेशन, वो तो अच्छे से लिख दिए। बारी आया डी का। डी खोल रहे हैं तो उसमें दिख रहा है कि कोल डिपोजिट। अब हम कोल डिपोजिट झारखंड का मैप बनाए, सब कुछ अच्छे से किए। अब मेरे पास है ही नहीं लिखने के लिए कुछ, खत्म हो गया 1.5-2 पेज में। अब हम इंडिया का मैप बना के महानदी और गोदावरी और यहाँ वहां सब कुछ कर दिए, नहीं हुआ सिलेक्शन। पता है हमको गलती किए थे हम, तो लिटरली अपना गलती सब कुछ एक एक गलती पता है, और वो पता आपको भी होना चाहिए, तभी मतलब थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। जैसे आप लोग कोचिंग आते हैं या कहीं पे भी अपने साथ हमेशा सिलेबस रखिए, बुक सिलेबस बुक जो आता है वो, कहीं पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ आर्टिकल मिल गया, आपको करंट अफेयर्स करना है ना। जैसे कुछ दिन पहले तमिलनाडु में कुछ हुआ था, वो एग्जैक्टली करंट अफेयर से ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, गवर्नर वाला या कुछ था, वो आप एकदम एग्जैक्टली कर सकते हैं उसमें। तो पेपर को हमेशा पढ़िए आप। हिंदी माध्यम के कितने हैं और इंग्लिश वाले? प्रॉपर इंग्लिश में पढ़िए। ये नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, बस इतना आपको एक बार उलट के देखना है ना कि मेरा जेपीएससी का सिलेबस जो आपको हमेशा याद होना चाहिए दिमाग में, उससे वो है कि नहीं। अगर वहां से कुछ भी मिला कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स पे। और हमेशा नोट्स, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, एक बार कॉपी खोलिए अपना, कॉपी दी चलो। अब ये लिखे हैं संपत्ति के लेन देन पर लगने वाला कर। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही, अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना होगा, या आप कहाँ पे आप करेंगे, हमेशा स्पेस छोड़िए, ठीक है। जेपीएससी में भी क्या है, हम हमें दोनों तरफ, जैसे ये पेज है ना, तो हम हमेशा आपको बता रहे हैं कि दोनों साइड मार्जिन रखते हैं। जेपीएससी में भी हम प्रॉपर मेंस में भी दोनों साइड मार्जिन रख के आए, लाइन खींच के। जैसे क्या होता है कि अपडेट रहेगा तो उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आपको अभी तो आप कर में क्या ही ऐड कीजिएगा, तो लेकिन और भी चीज में, जैसे कोई भी आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ हो गया इंक्लूड, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में अभी ये न्यूज में क्यों है, उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो साहिबगंज में है, वो इस रामसर साइट्स के लिए उसको ये किया गया है, तो वो आप जगह रहेंगे तब तो लिखिएगा ना। अब कोई भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया, झारखंड से रिलेटेड कुछ भी आपको कहीं पे पॉइंट इंक्लूड करना है, तो आप कर सकते हैं ना कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज रामसार वेटलैंड्स, ये कुछ भी। तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है, बेसिक्स पता रहेगा ना, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बताया ना कि 39 से शुरू किए थे और 148 तक पहुंचे थे। हाँ बताइए। हाँ वर्ल्ड लिमिट, जैसे एक सीट होता है ना दोनों साइड, तो मेरा मैक्सिमम क्या रहता था ना कि 4 सीट लेते थे, तो उसका 8 पेज हो गया दोनों तरफ, 1 2 करके। हाँ ये एक पेज हो गया, 2 पेज, मतलब एक सीट 2 पेज, तो उसी तरह मेरा 4 सीट रहता था, तो 8 पेज हो गया। और लास्ट वाला जो है ना, हम क्या करते थे ना कि सिर्फ उसका 2-3 लाइन ऊपर में लिखते थे पेज बढ़ाने के लिए, कंक्लूजन, वो मेरा वही रहता था। या तो हम क्या करते थे कि छोटा सा यहाँ पे मैप बना दिया इंडिया का, ठीक है, और उसके नीचे 2-3 लाइन कुछ कर दिए कंक्लूड, तो उसमें क्या होता है ना कि पेज बढ़ जाता है। वो शॉर्ट मैप डायग्राम सारा इंक्लूड करके तब वो 8 पेज सब उतना हुआ, ये नहीं कि आपको एक पेज सिर्फ लिखना है, और इंक्लूड करके सर। आपको हम सारा कॉपी अपना ला कर रख देंगे, आप मेरा कॉपी देखिएगा। तब एक छोटा सा भी जगह जहां पे हम या तो इंडिया का मैप डाल सकते हैं या झारखंड का मैप डाल सकते हैं, हम प्रॉपर डालें, एकदम नहीं सोचे हैं कि सर गलत करेंगे या कुछ नहीं, हम डालें। जैसे उधवा भी लिखेंगे ना हम, तो हम झारखंड का मैप बना के उसको साहेबगंज में दिखा देंगे कि यहाँ पे उधवा, वही। हम लोग तो कार्टोग्राफ है नहीं कि हम लोग को सारा कुछ पता है, कम से कम इतना तो बेसिक्स तो पता है ना कि हाँ सबसे नॉर्थ ईस्टर्न टिप में है झारखंड, वहीं का साहेबगंज है, वहां पे उधवा है, वो दिखा दीजिए। हाँ साइंस में तो प्रॉपर होता है, क्योंकि साइंस में 5 सवाल लिखना होता है, जैसे हम आपको बताया सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाला सवाल, तो 32 मार्क्स का ही होता है वो। 32 होता है, पर 16 का तो उसका राइट है, वो पूछ सकता है। ये सेक्स लिंक्स इनहेरिटेंस में आप 3-4 पे से ज्यादा लिख ही नहीं सकते। क्या था इसमें, 4-5 चीज होता है, जैसे ह्यूमन का होता है XX XY, यही है,
एक होता है ZZ ZW, एक में होता है X0XX, और एक में होता है पार्थेनोजेनेसिस। ये मधुमक्खी में होता है, और ये इंसेक्ट में होता है शायद, ये पिकॉक में होता है, और ये ह्यूमंस में होता है। अब हम क्या किए हैं, अब मेरे पास तो ज्यादा लिखने के लिए है नहीं, क्योंकि हमको तो सारा कुछ पता तो है, लेकिन डेफिनेशन हम लोग तो कोई है नहीं बायोलॉजिस्ट की हम लोग को डेफिनेशन पता होगा। तो हम क्या किए हैं कि अगर हम ह्यूमन XXXY लिख रहे हैं, तो हम प्रॉपर लड़की का बाल बनाए। आपको बता दें सच में, आप मेरा RTI कॉपी करके जाके चेक कर लीजिएगा। लड़की का बाल बना के उसके नीचे XX, फिर लड़का का ये बना के उसके XY। अगर हम ये क्या बोलते हैं, क्या था वो, ZZZW वाला में पिकॉक बनाए हैं प्रॉपर, उसके पिकॉक का पूरा वो निकाल दिए पीछे से पूरा सब कुछ। ठीक है, ये पिकॉक है, इसको फिर करवाएं इसका ये सब कुछ कि ये होता है। तो आप फिगर बनाए हैं, थोड़ा मोड़ा लिखे होंगे, बस लिटरली हम बता रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन। तो आपके पास जब है ही नहीं लिखने के लिए, तो आप करेंगे क्या? आप फिर आपको बताया ना कि पेंस इज नथिंग बट एन आर्ट। वो साइंस है नहीं कि आप रटा रटाए जाके कुछ भी कर दिए बना दिए, क्योंकि रॉकेट साइंस है, सेम साइंस। आप भी आए सीख के आए, आप भी वही करेंगे, अगला भी वही क्या। लेकिन आप जब लिखने का बात आता है ना, तो सबको अलग अलग लिखते हैं। तो वो एक चीज है, हम ये किए थे। और हाँ, एक चीज और है, इंडिया का मैप आपको विद इन 5-6 सेकेंड में बनाना आना चाहिए पूरा। अभी इंडिया का मैप बोलेंगे ना आप लोग, 99% लोग मैप। अच्छा, एक सेकंड, देखिए वो तो रफ मैप है, ये मैप सही है इंडिया, ये इंडिया है बताइए। मतलब एग्जैक्टली ये कार्टोग्राफी छोड़ दीजिए, बस मतलब इंडिया ऐसा ही है। ठीक है, ये इंडिया सही है। कैसे? वो नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए, मतलब ये इंडिया है इतना पक्का। एग्जैक्टली ये इंडिया, जब तक अंडमान निकोबार लक्षद्वीप नहीं डालेंगे इसका। एग्जैक्टली ये इंडिया। अब कोई जियोग्राफर जो PhD करके एसोसिएट प्रोफेसर रैंक का है, DU से आया है, और ऐसे जाके आप बना के चल आइएगा, तो आप ये बनाए हैं चलेगा, कम से कम ये तो दिखाइएगा ना कि हाँ ये इंडिया है। इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का जब तक नहीं पार्ट डालिएगा उसमें, तो फिर इंडिया फिर ये रहा कहाँ? नहीं, आप अगर इंडिया का मैप बनाए हैं, तो आपको कुछ करना थोड़ी है, पेन से 3 को पॉइंट बना देना है बस। लेकिन एक बे ऑफ बंगाल का, एक अरेबियन ओशियन का है, दोनों साइड जो है हमारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो समझे? दिखाएंगे ना, तो इंडिया का ही पार्ट है। जैसे नहीं, वो आधा मैप ही नहीं बनाना है ना। अगर आपको चोला भी दिखाना है ना, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ छोड़ दिए, आप यहाँ दिखा दिए चोला। आपको प्रॉपर मैप बनाना है यहाँ से सब कुछ। वो यहाँ नापने आपका थोड़ी जा रहा है मीटर लेके कि सही है कि गलत है। इंडिया प्रॉपर इंडिया है। जैसे अब हम ही कॉपी चेक करेंगे अभी सर का टेस्ट का, अब कोई इंडिया में अगर ये नहीं दिया होगा ना, हम डायरेक्टली काट देंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा है, तो हमको तो अलग ज्योग्राफी अलग ही है। लेकिन आप कम से कम मैप तो सही बनाइए। आप JPSC आप कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ दिन के बाद वीडियो बन के आपको पूरा ब्लॉग का जिम्मा दिया जाएगा, और आपको इंडिया का मैप पता नहीं रहेगा, तो गलत बात है। ये थोड़ा सा ये सब चीज में सुधार कीजिए। और कोई सवाल? देखिए, झारखंड हिस्ट्री ज्योग्राफी है, आप इसमें झारखंड अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी आप इसमें झारखंड अटेम्प्ट ना ही करें तो बेहतर है, एकदम इसको करना ही नहीं अटेम्प्ट, हम आपको बता दें। आप थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। A B सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, और C और D सेक्शन में ना कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है ना, आप उसको कर लीजिए। सिलेबस सबको पढ़ना है, अच्छे से ये करके जाना है, ताकि अगर 1 और 2 में A और B में कुछ पूछे तो आपको अच्छे से उसको ये करना है। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आपको चारों सेक्शन लिखना ही है, कोई उपाय नहीं है।
ये जो फोर्थ सेक्शन है सबसे बेहतर है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और कोई बुक लेके रेफरेंस कर लीजिए, हो गया। साइंस एंड टेक में झारखंड का उतना कोई रोल है नहीं, और क्या बच रहा है, हो गया। पॉलिटी पवेड में झारखंड का रोल है नहीं, लेकिन जब आप पॉलिटी और पवेड अब जब लिखे ना, तो कोई भी सवाल पॉलिटी और पवेड में बताइए कि कोई एक टॉपिक बोलिए, कुछ भी। जैसे 342, 52, 356 और 360, ये सवाल आया है, मान के चलिए कि आया भी था 7th में। 352 झारखंड में उतना मतलब ये नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो तो नेशनल लेवल का, उसको हटा दीजिए। 356 लिख रहे हैं, तो कम से कम आप ये तो दिखाइएगा ना कि झारखंड में 3 बार लग चुका है, एक पहला बार 9 में लगा, दूसरा बार 10 में लगा, 13 में लगा। अगर आप नहीं भी, आपको डेट याद नहीं है कि 18, 1, 19 वो सारा कुछ, तो इसको कम से कम छोड़ दीजिए कि लिख दीजिए कि हाँ 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये सब। तो वो आपको करना होगा थोड़ा सा, तुम कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन ही कर सकते हैं वहां से, और वो नहीं है तो आप कंक्लूजन में दिखाइए मणिपुर को, भी आपको बताना रिलेवेंस में, रिलेवेंस आज के डेट में ये है या नहीं है सर। तो वो सारा कुछ है सवाल के ऊपर। और जैसे जेपीएससी का एक चीज बताते हैं आप लोग, 7th वाला में एक सवाल आया था, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन बजट। अब ये शॉर्ट्स नोट्स बोला, तो आप बताइए हम कितना पेज लिखेंगे और आप कहां से शुरू करेंगे? बजट का इतिहास जैसे 1860, सबसे पहला बार बजट 1860। हम क्या किए हैं, 1860 से लेकर गए हैं, जेंडर बजट, रेल बजट, सब कुछ भर दिए लिख के। क्या छोड़ दिए हैं? इस लेवल का ब्लेंडर हम 7th में करके आए, तो सिलेक्शन नहीं होना मेरा एकदम, हमको पता था कि मेरा अपना गलती है कि नहीं हुआ, क्योंकि नए नए आए थे, जो सर सिखा दिए थे मेंस पास कर गए थे। इस बार थोड़ा ज्यादा फर्निश करके गए हैं, सब सारा चीज सीखे हैं, डायमेंशन बढ़ा है, तो हो गया। तो अब बताइए कि हम बजट लिख रहे हैं, आर्टिकल 112 छोड़ दिए, सब कुछ लिख दिए हैं, तो कैसे प्रेजेंट होता है, कितना प्रोसेस में जाता है, स्क्रूटनी, डिपार्टमेंटल एप्रोप्रिएशन, ये वो सब कुछ आर्टिकल 112। अब हम बताइए कि आर्टिकल 112 अगर शुरू नहीं भी करते, 1860 से शुरू करते हैं, आर्टिकल 112 खत्म करते, कितना सही हो जाता आंसर। 112 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, मान के चलिए कि तो 25 दे रहा होगा, वो 20 देगा या 22 देगा, लेकिन इससे क्या होता है ना कि अगला क्वेश्चन जो आपका चेक करेगा ना, इंप्रेशन बनता है। तो और हाँ, एक चीज और है, क्वेश्चन अगर 5-5 भी कम कर दिया तो 20 मार्क्स भी सही कम हो गए पेपर में। चार सवाल आता है, तो किस फॉर्मेट में आप अपना सवाल लिखेंगे सो बताइए। जैसे पहला सवाल आपको 4 नंबर का अच्छा आ रहा है, तो आप अच्छा पहला लिख दिए, फिर उसके बाद पहला वाला आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कभी दूसरा अच्छा आ रहा है, फिर पहला। एग्जैक्टली हाँ, कोई भी पेपर का एग्जैक्टली ऐसा एकदम नहीं करना है, ये वाला। फिर होता क्या है ना, जब आप 4th सवाल लिखे ना, तो इन्विजिलेटर को पता चल गया कि सबसे अच्छा ये इसी को आता है। फिर अगर ये 20 दिया है ना आपको इसमें, तो 100% श्योर है कि वो अगला को आपको 18 ही देगा, क्योंकि वो समझ गया कि आपका बेस्ट जो है ना वो 20 है। फिर वो ऐसे आपका ग्राफ जो है वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसा ही है। कभी भी आंसर को सीक्वेंट फॉर्म में लिखना, कोई बात नहीं करना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं करना ही नहीं है ना। और 2 चीज बताते हैं, ये जो अगर आप 4th सवाल लिखना शुरू किए, ठीक है, तो पहले अच्छा आता इंसान उसको पहले लिख देता है। अब क्या हो रहा है ना कि आप एकदम इसको लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, 10, 12, 15, 16 पेज लिख दिए। अब ये आपका बेस्ट है 16 पेज, अगला को आंसर पसंद नहीं आया, तब क्या करेंगे? फिर लगेगा ना कि अरे यार ये तो भर दिया पूरा, 16 पेज लिख दिया है, अगला क्या ही लिखा होगा ये। क्योंकि आप 16 पेज लिखने का मतलब है कि आप अगला का जो
9 पेज या 10 पेज लिखते हैं ना, आप 6 पेज का टाइमिंग है ना इसमें एक्स्ट्रा दे चुके हैं। तो ये 6 पेज आपका उधर कम होगा ही कम होगा, क्योंकि हाथ का आपका जो स्पीड है ना वो 36 पेज ही तक रहेगा। तो थोड़ी है कि आप 42 पेज लिख दीजिएगा। कंप्लीट भी नहीं पढ़ेंगे ना, छूट जाएगा फिर तो कोई ये चीज है, ये सब देखिए बहुत माइनर माइनर चीज है ना जिसको स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। आपको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि हम गलती कहाँ कर। हम आपको 7th वाले का अपना गलती बताएंगे ना तो हंसी आएगा आपको कि इसका सिलेक्शन हुआ है, इस लेवल का गलती करके है। तो ये सब नहीं करना है, अच्छे से ही एक सीक्वेंट फॉर्म में प्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छे से लिखना है। बॉडी पार्ट में क्या है ना कि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होगा भी ना तो चल जाएगा काम, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से लिखना है। करेंट अफेयर्स जो है ना हमेशा अपडेटेड रखिएगा, डेटा हमेशा रखिएगा अपने पास, क्योंकि अगर बार बार सवाल आता है महिलाओं के ऊपर झारखंड में कि क्या समस्याएं हैं, उसको क्या करेंगे। अब महिलाओं का समस्या आप लिख दिए, शिक्षा की कमियां है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये है वो है, ये तो सब लिख रहा है। अब आप हेल्थ जैसे लिख रहे हैं, हेल्थ सेक्टर लिख रहे हैं, अब हेल्थ सेक्टर में महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम झारखंड में क्या, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब एनीमिया पता होना चाहिए कि आपको एक एक अभी रिसेंट रिपोर्ट आया था हाँ कोई भी चीज एक रिपोर्ट आया एनीमिया का, नहीं ये खून वाला है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। आप बताइए कि 71% एक डेटा आया हुआ था, 71-70 जो भी था, हमको एग्जैक्टली डेटा याद नहीं, बस हमें ऐसे एग्जांपल देते हैं। तो आप जब वो रिपोर्ट लिखिएगा ना वहाँ के, रिसेंटली रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन which says the women of Jharkhand face a problem of anemia, more than 71% of women are। तो वो क्या है कि आपको पता चल रहा है, तो जान रहे हैं कि हाँ इसको आता है कुछ, ये रिपोर्ट देखा है, इसको पढ़ा है। तो वैसे डेटा अच्छे अच्छा चीज जो है शिक्षा में महिलाओं का कितना % है, आप जो जिला में है उसका पता होना चाहिए आपको। और अगर बेसिकली झारखंड का आपको पढ़ रहे हैं, झारखंड का सब कुछ डेटा पता होना चाहिए। तो हेल्थ इश्यूज में और महिलाओं का ये तो स्पेशल केस है एनीमिया का, बाकी बहुत सारा चीज है। एक रिपोर्ट वो पढ़े थे आप लोग, हाँ वही बोल रहे हैं कि आपको एकदम NFHS 13 इसका फिफ्थ रिपोर्ट आया है। एक उसमें 90 90 90 करके एक रिपोर्ट रहता है इसमें कि 90% को वेरीफाई आइडेंटिफाई करना है, 90% को ये करना है, 90% को। तो ये चीज जो है ना आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना % क्या है नहीं है, सब कुछ ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स को हमेशा कंक्लूड कीजिएगा। नोट्स जो बनाइएगा ना तो जो भी सर लिखाते हैं, तो क्योंकि 40 नंबर का लिखना होता है तो सर तो आप लोग को लगता होगा कि बहुत लिखाते होंगे, बेसिकली लिख लीजिए, वो काम आएगा बहुत। जब आप भूलिएगा ना तो सर का ही बात याद आएगा फिर कि सर ये बोल रहे थे, ये चीज लिखाए हैं। और एक चीज कीजिएगा कि सर जैसे कोई भी टॉपिक ना बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो आप लोगों को क्रिप्स करके जो है ना मैक्सिमम 1 सीट में लेके आना है, मैक्सिमम। जैसे सर एक सवाल अभी फुटनोट जैसे, हाँ एकदम एकदम क्रिप्स बना लेना है आप लोग को। जैसे आप लोग GR पढ़ते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का कंपोनेंट क्या क्या है, घटक मतलब कौन कौन सा फैक्टर था जो ग्रीन रेवोल्यूशन में घटक बोलते हैं ना सर, इंक्रीज किया था, संगठन। ठीक है। जैसे इसका कंपोनेंट क्या था, HIV सीड्स, इरिगेशन, मशीनरी, क्रेडिट, फर्टिलाइजर। अब तो थोड़ी लिखना है कि HIV सीड्स क्या होता है नहीं होता है, आप छोटा सा बस ग्रीन रेवोल्यूशन लिखें, हाँ उसके बगल में लिख दिए कि भारत में 1965 के दशक ये में शुरू हुआ था और इसका जो था वो MS स्वामीनाथन है, ये हो गया, एक लाइन पे खत्म। सेकंड लाइन में आप उसका कंपोनेंट लिखें, कंपोनेंट में आपको इरिगेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इरिगेशन का कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है और उसका एडवांटेज क्या क्या हो रहा है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। जैसे इस रीजन में ओवर इरिगेशन की वजह से हेरिडिटी एसिडिटी वो जमीन का हो रहा है, तो ये सब चीज जो है ना दिमाग में होना चाहिए। और क्रिस्प जब आप अगर मशीनरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी होता क्या है। आप क्या लिखेंगे कि ट्रैक्टर्स हो गया, आप 5 रुपए का नोट देखें पहले वाला ब्लू वाला जो आता था,
उसमें क्या क्या है, उस पर कभी पीछे गौर किए हैं कि क्या क्या दिया हुआ है? किसान चलाता हुआ ट्रैक्टर, नोट, वो सब बेसिकली कुछ नहीं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का कंपोनेंट है। फिनांस दिया हुआ है, हरा भरा सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन नोट, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पीछे जो लगा हुआ रहता है, ये वाला जो है, ये क्या है? वो कुछ नहीं, वो मशीनरी का ही पार्ट है। पहले लोग ऐसे हल जोतता था। कंपोनेंट्स मतलब क्या, जो ट्रेडिशनल से चेंज होकर के मॉडर्न की तरफ आया, जो ठीक है, ये है। अब इतना सब कुछ कंपोनेंट लिख लिए। सेकंड आना है आपको एडवांटेज। बस एकदम ऐसे ही लिखना है। एडवांटेज क्या क्या है कि ऐसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी लोग का सुधार हुआ है। पहले फूड इंपोर्टर थे हम लोग, 1991 तक हम लोग एक्सपोर्टर बन गए। तो ऐसे आपको फ्रेम करना है। अब डिसएडवांटेज लिखना है, तो रीजनल इम्बैलेंसेस हो गया है, सिर्फ कुछ ही जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन ये कर रहा है। अब ये सब कुछ हो गया, तो फिर आपको बताना है कि इन सब का जो डिसएडवांटेज जो हो रहा था उसको ये करने के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन 1989 के आसपास में आता है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें सब चीज को ग्रे, व्हाइट, येलो, पता नहीं बहुत सारा है उसमें, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब है। तो ऐसे छोटा छोटा पार्ट को जो है ना एकदम तोड़ देना है, और आपको उसका फंडामेंटल्स जो है वो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये सब चीजें हैं। और कोई सवाल? क्या चीज है? एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू 5 सेक्शन जो होता है ना, इकोनॉमिक्स का 4 सेक्शन है मानिए, चार है, सिर्फ तो साइंस में 5 है। इकोनॉमिक्स का 4 है और में चार। साइंस का 5 है। हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहेगा, इससे हर सेक्शन से 4 क्वेश्चन। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या होता है कि 2 3 3 2 ऐसे वाला ये पे रहता है एमसीक्यू पे। तो अ, ये जो है ना, इसको अच्छे से सारा सेक्शन को कवर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सारा में ये स्कोरिंग होगा। क्योंकि बेसिकली ये एमसीक्यू नहीं है, आप लोग को लग रहा है ये एमसीक्यू है। आप उसको गौर से देखिएगा ना, तो आप अगर 5 सवाल लिखते मान के चलिए, सिक्योर रहता है, बाहर रहता है 200 है। ये 5 की जगह में आप लिख रहे हैं 4 सवाल और 1 सवाल इसमें एमसीक्यू है। बस यही समझ लीजिए। तो आप ये एमसीक्यू जितना अच्छा करेंगे, आपका मार्क्स उतना ऊपर जाएगा। मेरा पिछले बार 50 सही था, तो ऐसे हो गया। सर होगा 60 वाट के ऊपर ही होगा। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन 60 के ऊपर ही है, 15 एवरेज से ज्यादा। आया नहीं अभी मार्कशीट। लेकिन हम देखे थे मिला के, तो 15 का एवरेज से ऊपर ही है सारा। और कुछ है? पैराग्राफ में लिखना ही क्यों? आप इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के क्या उतना थोड़ी पढ़ेगा वो? तो ब्रेक कीजिए ना छोटा छोटा। बुलेट पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखिए। बुलेट पॉइंट लिखिए यार। पैराग्राफ क्या होता है कि पैराग्राफ को आप समरी के टाइप पे लिख रहे हैं, आप उसी को बुलेट पॉइंट में, उसी पैराग्राफ को ही तोड़ दीजिए। बुलेट पॉइंट में वो नहीं देना है, आप सीधा नंबरिंग करना है आपको, 1 2 ऐसे, या ए बी। जैसे हाँ, दो चीज और गलती ऐसे होता डाल है। भी सकते हैं, भुल्ला एरो दे सकते हैं, आपकी इच्छा जो है वो। जैसे एक गलती क्या होता है कि ए बी सी डी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये बात है। आप जैसे लिखिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको नंबरिंग देना है, 1 2 लिखिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए 1 2 क्या है, दोनों सेम ही है। उसमें उसको पॉइंट 1 2 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पॉइंट ये क्लियर दिखे। देखिए, वहां पे क्लियरली आपको मना किया जाता है कि स्टार मार्क नहीं डालना है, हाँ, ऐसे नहीं देना है, ऐसे नहीं देना है। ये क्या करता है ना, आपका इंडिकेट कर रहा है आंसर को, स्पेसिफिक आप आदमी है वैसा। ध्यान दीजिए इस पे। हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस 1 2 3 4 लिखिए ना। देखिए सबसे अच्छा होता है 1 2 3। हम प्रॉपर यही लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, जो हमको आ रहा है पॉइंट वाइज ऐसे बना। क्यों जानते हैं? क्योंकि इससे दिखता है कि हाँ 5 पॉइंट 7 पॉइंट लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है इसमें। नहीं, डबल पेन लिखना ही नहीं है। और हाँ, एक चीज पेन का बताते हैं। ये आपके पास 3 ऑप्शन है।
लास्ट टाइम पेन चेंज कब किया आप लोग? आप कौन सा पेन से लिखते हैं? और ये आपका पेन देखिए, तीनों तीनों अलग अलग है। बहुत गलत बात। पिछले 4 साल से जब से हम टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किए हैं ना, एक पेन है के छोड़ के हम एक लाइन कोई दूसरा पेन से नहीं लिखे हैं। जेल पेन से हम लिखते हैं बेसिकली, आप लोग को नहीं लिखना है जेल पेन से क्योंकि आदत नहीं है। तो अब जैसे ये भैया लिख रहे हैं, बस आज फेंका गया, फिर कल दूसरा पेन आएगा, वही होता है। ऐसे नहीं करना है, एक ही पेन से लिखिए। हम आपको बता रहे हैं कि मेरा पेन में हम इतना हैबिचुएट है कि यहाँ भी पकड़ के लिखेंगे ना तो वही सेम हैंड राइटिंग में लिखते हैं। नहीं वो जेल पेन था, वो नहीं, फिर आपको लगेगा कि हाँ वो हम पेंटोनिक 0.6 एक जेल आता है, हम ये पेन से लिखते हैं। हाँ क्योंकि एक उसको रवि कुमार सिया को जानते हैं ना आप लोग? तो हाँ वो बताया था कि एक ही पेन इस्तेमाल कीजिए, पेन मत बदलिए। तो ये पेन हम क्योंकि जेल से हमेशा से लिखते थे, तो ये जेल में क्या था कि ऐसे रखने के बाद जेल पीछे पार हो जाता है ना, इसका खासियत है कि ये पेज के उस पार नहीं होता। और जेपीएससी वाला लोग बहुत खराब पेज देता है, मतलब बहुत खराब रहता है। तो अच्छे से ये करना है। इस बार शायद पेज थोड़ा अच्छा था, तो पेन चेंज नहीं करना है। पिछले बार जो था ना 7th वाले में बहुत मतलब अच्छा पेज नहीं था, पेज अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता। नहीं नहीं लिखना है, या तो ब्लू लिखिए या तो ब्लैक लिखिए। और ये जो 4-5 लोग आप जो पेन लेके आते हैं ना, फेंक दीजिए सब। हाँ एकदम ठीक है, कौन सा है ना, बस उसका एक ही डिमेरिट है, बहुत पतला लिखता है। ठीक है, तो और इस बार क्या हुआ है कि कॉपी ऑनलाइन चेक हुआ है, ठीक है, डिजिटली है, तो ये हाईलाइट नहीं हो पाता। तो कोई अच्छा पेन लीजिए ना, और उसी को लिखिए हमेशा से। 8-10 पीस खरीदिए, एक पीस मत लीजिएगा। 4-5 पीस लीजिएगा ना, तो अगर एक भुलाएगा भी तो सेकंड टाइम आप उसी पेन को पकड़िएगा। तो ये कीजिएगा, और ये सब जो लाल हरा पीला ब्लू जो है ना, उसको हटा दीजिए, वो कोई काम का नहीं। नहीं नहीं नहीं, बनाना ही नहीं है ना, पेन से ही बनाना है। हाँ एक चीज और कीजिएगा भैया आप लोग, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, या इसको हटा दीजिए। डिजास्टर से सवाल पूछा है। अब डिजास्टर एक तो होता है नेचुरली, एक होता है मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक। अब देखिए यही चीज सिखा रहे हैं। अब मैनमेड बोल दिए, अब मैनमेड बोल के उसको बता दिए कि ये, अब उससे अच्छा एंथ्रोपोजेनिक लिखे ना, कोई एक अच्छा वर्ड टर्म यूज कीजिए। मैनमेड लिख रहे हैं, मैनमेड डिजास्टर, मैनमेड अच्छा नहीं लग रहा ना, फिर लग रहा है कि ह्यूमन करा रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक लिखे। अब जैसे नेचुरल डिजास्टर है, अब इंडिया तो ऐसा जगह में है लोकेटेड कि प्रोन सब कुछ होता है इंडिया में, अर्थक्वेक से लेके वोल्केनो सिर्फ अभी तक नहीं हुआ है, तो हमको लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर निकल रहा है। एक जगह उधर हो भी गया, ऊपर से गिर भी गया मेटेओर, महाराष्ट्र में। तो अब क्या है कि जैसे लैंडस्लाइड्स है, सवाल आया है डिजास्टर पे, अब लैंडस्लाइड्स भी लिखिएगा, अर्थक्वेक जोन भी लिखिएगा, साइक्लोनिक जोन भी लिखिएगा, और जो कुछ भी होता है सब लिखिएगा। तो अब ये सवाल मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 2, आप लैंडस्लाइड्स लिखे हैं, आप लैंडस्लाइड्स अगर लिखे, आप लैंडस्लाइड्स बता रहे हैं कि ये ठीक है जोन है, तो अब ये सवाल नंबर 2 है ना, पहला आप लैंडस्लाइड से शुरू किए हैं, तो इसको फिगर आपको दिखाना होगा FIG 2.1। ठीक है, अब ये अर्थक्वेक जैसे लिख रहे हैं इसके बाद, ठीक है, तो अर्थक्वेक का बता रहे हैं जो एरिया है, तो उसमें आप दिखाइएगा 2.2। ये सब क्या करता है ना, बेसिकली ये कुछ नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपको इंडिकेट, आप सर उसको एग्जामिनर जो है ना उसको आप इंडिकेट करा रहे हैं, ये 2.2 जोन है, अर्थक्वेक जोन है, वो नहीं भी पढ़ेगा ना, लेकिन आपका फिगर अच्छे से बना हुआ रहेगा प्रॉपर, तो देख लेगा कि हाँ हाँ जो बना है इसका मतलब इसको आता है, तो वो फिर ज्यादा चेक नहीं करेगा। अब साइक्लोन बना रहे हैं उसको दिखा दीजिए, तो ऐसे करना, ये नहीं कि पूरा भर दिए बना के और लैंडस्लाइड्स कौन है पता नहीं चल रहा है, अर्थक्वेक जोन कौन है पता नहीं चल रहा, क्योंकि इंडिया में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारा चीज प्लस कर रहा है कि वहां पे अर्थक्वेक भी आ रहा है, वहां पे लैंडस्लाइड्स भी हो रहा है, वहां पे सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा।
नहीं नहीं नहीं, लैंडस्लाइड सीखेगा ना कि यह एक ऐसा प्राकृतिक ये है जो ऊपर से ग्रेविटी के फोर्स के बाद गिरता है। ये सब बहुत सारा कुछ आंसर आप अपने अपने तरीके से सब कुछ लिखिएगा, क्योंकि हम तो इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं तो हिंदी में हम उतना ये नहीं है आंसर लिखने पे। हाँ, लेकिन उसके बाद आप बनाइए कि हाँ भारत के इस क्षेत्र लैंडस्लाइड्स के ये पे आते हैं, और वो बना दीजिए एक मैप, छोटा सा फिगर यहाँ पे। अब उसके नीचे लिखिए कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, इसका सरकार इसको ये करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, वो सब सारा कुछ लिख दीजिए कि हाँ एफोरेस्टेशन हो रहा है, ट्रेंचिंग हो रहा है, बहुत सारा कुछ है। सारा बनाए थे अलग अलग, और लास्ट में जैसे हम बताए ना कि एक पेज में, तो उसमें हम सब अच्छे से बड़ा सा एक इंडिया का मैप बनाए बीच पेज में, और फिर सबको एक साथ दिखा दिए उसमें वो। और नीचे क्या किए कि ऐसे बनाने के बाद नीचे बॉक्स भी बनाए, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, मोस्ट डेडिशियस है, थॉर्नी है। के बाद कंक्लूजन छोटा सा कि इंडिया क्योंकि बहुत वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया ये करता है, जिसका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, बहुत सारा क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है यहाँ से लेके वहां तक सब कुछ, तो वो कर दिए क्या इतना ये है, बहुत सारा यहाँ पे मिलता है उसमें। अब इसका जो हम जो लिखे थे ना, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, वो लिखे थे कि 6% वर्ल्ड का फ्लोवरिंग प्लांट, 10% कुछ था, वो सारा कुछ ऐसे करके कंक्लूड किए थे कि इतना सारा कुछ मिलता है यहाँ पे, 75,000 टाइप का कुछ था। एक डेटा मेरे पास था, अभी तो एग्जैक्टली आप 1 साल 1.5 साल भूल गए पड़े हुए, तो वो एक डेटा मेरे पास एग्जैक्ट डेटा था कि इतना 45,000 फ्लोरिंग प्लांट मिलता है, जो वर्ल्ड का 6% है, फ्लोरा फाउना सब कुछ, क्योंकि ये इंडिया बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है इधर उधर, वो सारा कुछ। हाँ, आप पढ़े थे तो था ही, लेकिन अब तो सब चल गया, दिमाग से उतर गया अब इसको। डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं लिखेंगे नेशनल इनकम, हमको पता है कि लिखेंगे तभी वही हाल है, नहीं लिखेंगे उससे अच्छा ये लिख देते हैं। एवरेज ही जब अगर मिलना ही है तो फिर इसी में मिले, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एडवांटेज मिलेगा ना, आप मेरा मार्क्स आने दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा कि बहुत सारा कुछ ये होगा उस पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी आते रहेंगे। जो कुछ भी होगा। छोटा, और मीडियम इंग्लिश था। क्या चीज बोल रहे हैं? नहीं, जैसे आप कोटा का जो रूप पूछ दिया कि कितना तरीके का है, तो सिखरिया है, गोलवारी है, तो आप झारखंड का मैप बनाइए ना कि यहाँ से यहाँ तक ये बोला जाता है, वो सब नॉर्मल बनाना है, उतना उन लोग के पास टाइम नहीं रहता है कि मिला के देखेगा कोडरमा है कि गिरिडीह। बस आप उसको पता होना चाहिए कि हाँ, बस वही बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स है। और सिलेबस पे इंटैक्ट रहिएगा, सिलेबस से इधर उधर नहीं जाइएगा, करंट अफेयर्स पढ़िए, इंक्लूड कीजिए। सर है ही, टेस्ट सीरीज ले ही रहे, पेपर पढ़िए ना, बस उससे अच्छा है ही नहीं कुछ। अरे नहीं, मैगजीन लास्ट का आता है काम, कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो मैगजीन बना बनाया मिला है तो देख लीजिए, उससे फिर सीखिएगा नहीं ना कुछ, पेपर पढ़िएगा तो उसमें बहुत कुछ सीखने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कोई फोटो ले लीजिए सीधा से।